मामा जी ने अक्षत और शेखर को विकास के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने पास बुला लिया। उधर होली गेस्ट रूम में चारू को उसकी नाश्ते की प्लेट देकर मुस्कुराते हुए बोली, नाश्ता खा लो चारू, ये तो शुरुआत है। अभी तो बस दस्तक दी है दिल के दरवाजे पर किसी की नज़रों ने। अगर दिल में ही आ गए वो, तो उनकी नज़रों की तपिश को सहना बड़ा मुश्किल होगा। क्या भाभी, आप भी? कहते हुए चारू रोली के गले लग गई। इतने में रितिका की आवाज़ आती है, रोली जल्दी आ, पापा बुला रहे हैं, निकलना है हमें। रोली बाहर आकर अपने कमरे से अपना पर्स लेकर आती है। शर्मा जी ब्रजेश जी से विदा मांगते हैं। हम लोग चलते हैं सर। शाम को आप सब आइए, डिनर हमारे यहाँ ही लीजिए। शर्मा जी, डिनर के लिए हम सब और किसी दिन आएंगे। आज विकास की यहाँ बात करने जाना है। अरशद तो पहुंच ही जाएगा रोली को बुलाने, ब्रजेश जी ने जवाब दिया। सर, अक्षत जी को शाम को जल्दी भेज दीजिएगा ताकि हम भी उनके साथ कुछ वक्त बिता सकें। मित्तल टेक्सटाइल में कुछ ज़रूरी निर्णय लेने हैं, तो उनके बारे में भी अक्षत से ही डिस्कशन करना है। कुछ पेपर्स पर रोली बिटिया के सिग्नेचर भी चाहिए, वो भी अक्षय जी एक बार स्टडी कर लें। आखिर मित्तल टेक्सटाइल की बागडोर अब उन्हीं ने संभाल ली है। बेफिक्र रहिए शर्मा जी, मैं अक्षत को समय से भेज दूंगा। रोली सबके पैर छूकर शर्मा जी और रितिका के साथ बाहर आ गई। शेखर और अक्षत शर्मा जी को छोड़ने के लिए आए। कार में बैठने से पहले शेखर रोली के पास आकर बोला, भाभी, आपका गिफ्ट उधार है। और वो अक्षत की तरफ आई विंग करते हुए, आपके और अक्षत दोनों के लिए बहुत स्पेशल है, वक्त आने पर दूंगा। रोली ने अक्षत की ओर देखा। अक्षत ने अपनी नज़र चुरा ली। उसे शेखर पर गुस्सा आने लगा था। फिर रोली अपनी नज़र झुकाकर हाँ में सिर हिलाते हुए कार में बैठ गई। उसके निकलते अक्षत घूंसा तानकर शेखर की ओर बढ़ा। क्या बकवास कर रहा था तू? सॉरी सॉरी भाई, एक कान पकड़ते हुए। चल रास्ते में डांट लेना, अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है। दोनों ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में शेखर अक्षत की तरफ देखते हुए बोला, हाँ अब बोल। मैं तुम दोनों को हनीमून पैकेज गिफ्ट करने वाला हूँ, जहाँ भी तुम दोनों चाहो। और ये कुछ गलत नहीं है। मूव ऑन कर ले यार। रोली भाभी के साथ बहुत अच्छी हैं वो, परफेक्ट है तेरे और तेरी फैमिली के लिए। अक्षत गाड़ी ड्राइव करते हुए शेखर की तरफ बिना निगाहें किए बोला, इतना आसान है क्या किसी के साथ मूव ऑन कर जाना? बुरी तरह उलझ कर रह गया हूँ मैं। जिससे मोहब्बत की हो, जिसके साथ नई जिंदगी के सपने देखे हों, उसे कैसे भूल जाऊं? खैर तू नहीं समझेगा, जब तुझे मोहब्बत होगी तब ये सब समझ में आएगा। इस शादी का क्या मतलब है फिर? घर वाले खुश है ना बस। तेरी अपनी खुशी का, भाभी की खुशी का क्या? पता नहीं। अपना ले भाभी को, क्या कमी है उनमें? मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं तो कैसे? मेरी धड़कनों पर तो तान्या का नाम लिखा है। कहाँ है तान्या, बता जरा। उसे तेरी कोई फिक्र भी है? मोहब्बत में कोई शर्तें नहीं रखता। तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, उस मैडम को कुछ अता पता भी है? वो तकलीफ में थी यार, जब हमारी शादी नहीं हो पाई, इसलिए वो दूरियां बनाकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब तो अंकल रेडी हैं, तो वो तुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तू उसकी तकलीफ समझ रहा, वो तेरी तकलीफ समझ पाई क्या? एक बार भी वो आंटी को देखने नहीं आई, न ही चाचा चाची की डेथ पर मिलने आई। ठीक है, माना कि सबके साथ नहीं रहना, पर दुख में मिलने तो आना चाहिए था ना। कितनी अजीब सी बात है ना। बुरा मत मानना यार, कभी कभी लगता है तेरी मोहब्बत एक तरफा है। अच्छा चल एक बात बता, अब अगर तान्या तेरी जिंदगी में आ गई, तो तू इस शादी को खत्म कर देगा क्या? शेखर की इस बात पर अक्षर तेजी से ब्रेक लगाता है, अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ते हुए। ओह गॉड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सब कुछ। शेखर उसका कंधा थपथपाते हुए, इसलिए कह रहा हूँ, पास्ट को छोड़ और ओली भाभी के साथ अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर। चल अब गाड़ी चला, ऑफिस भी आने वाला है। अक्षत परेशानी के भाव लिए हुए गाड़ी ड्राइव करने लगता है। शाम को ब्रजेश जी के कहने पर अक्षत शर्मा जी के यहाँ पहुँच जाता है। औपचारिक बातचीत और हल्के चाय नाश्ते के बाद शर्मा जी मित्तल टेक्सटाइल की फाइल्स और पेपर्स ले आते हैं और उसे सब डिटेल्स बताने लगते हैं। हालांकि रोली को भी उन्होंने पास ही बिठा लिया था,
और अपने पापा के काम और फैक्ट्री के बारे में बातें सुनकर रोली गहरी पीड़ा में डूब गई। अपने पापा की यादें एक चलचित्र सी उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। शर्मा जी की कोई भी बात उसने नहीं सुनी। शर्मा जी ने सिग्नेचर करने के लिए पेपर उसके आगे रखे। बेटा, ये सब पेपर पढ़कर आपको इन पर अपने सिग्नेचर करने हैं। रोली ने डबडबाई आंखों से शर्मा जी की तरफ देखा। मुझसे नहीं होगा, कपकपाती आवाज में कहकर वह नामे गर्दन हिलाने लगी। शर्मा जी बोले, बेटा, तुम्हारे पापा की जीवन भर की तपस्या का परिणाम है यह कंपनी। इस तरह करोगी तो कंपनी का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। कितने लोग जुड़े हैं कंपनी से, उनका सोचो। तुम्हारे पापा की आत्मा को कितना दुख होगा। अक्षत बेटा, अक्षत एक टैलेंटेड बिजनेसमैन था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह गंभीरता से बोला, पेपर्स मुझे दीजिए अंकल। शर्मा जी से पेपर्स लेकर अक्षत ने जल्दी से पढ़कर रोली के सामने रखे और सख्त आवाज में बोला, साइन करो इन पर। जब तक तुम्हारा एमबीए कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाद में तुम खुद ही संभालोगी। रोली ने एक नज़र अक्षत को देखा, फिर कांपते हाथों से पेन उठाकर सिग्नेचर करने लगी। अक्षत हर पेपर पर सिग्नेचर की जगह इशारा करता जा रहा था। आखिरी पेपर पर साइन करते समय उसकी आंखों से दो बूंदें टपककर अक्षत के हाथ पर गिरी। अपने हाथ पर गर्म आंसू की बूंदों का एहसास होते ही अक्षत ने मुट्ठी बंद करते हुए झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और न जाने क्यों उसका दिल बेचैन हो उठा। उसी समय बरखा और रितिका उन्हें डिनर के लिए बुलाने आ गईं। सब डिनर करने बैठ गए थे। अक्षत नोटिस कर रहा था कि रोली बनावटी मुस्कान लिए बेमन से खाना खा रही है। डिनर करने के बाद वो लोग जल्दी ही अग्रवाल विला के लिए निकल लिए। बरखा ने दोनों को टीका करके और सबके लिए गिफ्ट देकर विदा किया। कार में बैठते ही अक्षत तो लैपटॉप खोलकर काम करने बैठ गया और रोली खाली आंखों से खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ दूरी तय करते ही रोली ने अक्षत की तरफ चेहरा करके कहा, मुझे घर से कुछ सामान लेना है। अक्षत लैपटॉप में काम करते हुए ही ड्राइवर से बोला, शमशेर, मित्तल हाउस चलो। कुछ ही समय में वो लोग मित्तल हाउस पहुंच गए। मैं जल्दी आती हूँ कहकर रोली घर में चली गई और भागकर अपने मम्मी पापा के कमरे में पहुंचकर दीवार पर लगी उनकी बड़ी सी फोटो के आगे सिर टिकाकर बुरी तरह बिलख पड़ी। जिंदल हाउस, विकास का घर। उधर ब्रजेश जी, मामा जी और मामी जी विकास के घर पहुंच गए थे। विकास के पापा महावीर जिंदल और मामी कामनी जी ने उन लोगों का अच्छे से स्वागत किया। इधर उधर की बातचीत के बाद ब्रजेश जी बोले, जिंदल साहब, आज हम आपके यहाँ एक खास वजह से आए हैं। जिंदल साहब और कामनी उन्हें प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगे। मामा जी ने उन्हें चारू की फोटो और बायोडाटा देते हुए कहा, यह हमारी बेटी है। अगर आपको पसंद आए तो हम इसका हाथ आपके बेटे के हाथ में देना चाहते हैं। विकास बेटा हमें बहुत पसंद है। जिंदल साहब ने मुस्कुराकर कामनी जी की तरफ देखा। एक दूसरे को देख मुस्कुराते हुए कामनी बोली, दरअसल हमें भी आपकी बिटिया बहुत पसंद आई। कल काफ़ी समय वो हमारे सामने थी। बहुत प्यारी और समझदार बच्ची है। हम ऐसे ही लड़की अपने विकास के लिए ढूंढ रहे थे। जिंदल साहब बोले, हम विकास और अपनी दोनों बेटियों से इस बारे में मशवरा करने के बाद आपसे बात करने वाले थे। शायद ये रिश्ता होना तय है, इसलिए हम ना सही आप ही प्रपोजल लेकर आ गए। ये बात सुन सभी लोग मुस्कुरा दिए। जिंदल साहब ने तुरंत ही विकास को फ़ोन लगा दिया। विकास उस समय घर में एंटर ही कर रहा था। फ़ोन ना उठाकर उनके पास ही आ गया। सभी को नमस्ते कर वह जिंदल साहब से बोला, कहिए पापा। कामनी चारू का फोटो उसे दिखाकर बोली, कैसी है। विकास सबकी नजरें डालकर हल्के से बोला, क्यों मम। जिंदल साहब बोले, आजकल के बच्चे ना हर बात में बहुत क्यों कैसे करते हैं। अरे बेटा, जितना पूछा है उसका जवाब दो। विकास नजर झुकाकर बोला, अच्छी है तो शादी कर दे तुम्हारी इससे। विकास इस सवाल पर एकदम से हकबका गया कि क्या जवाब दे। फिर उन दोनों की तरफ देखकर हिचकते हुए, मैं कैसे बोलूं, आप रेनू दीदी और श्वेता दीदी से पूछ लीजिए। जल्दी से अपनी बात कहकर फर्राटे से तेज कदमों के साथ उसने अपने कमरे की तरफ रुख कर लिया। शर्मा गए थे जनाब।
उसके जाते ही जिंदल साहब हंस पड़े। कामनी, ताज्जुब होता है यार, मेरा बेटा शर्मीला भी है। कामनी भी हंसते हुए बोली, चलिए रेनू और श्वेता से एक बार चारू की वीडियो कॉल करवा देते हैं। मामी जी चारू को फ़ोन करती हैं, चारू बेटा, विकास की दोनों दीदी को तुझसे वीडियो कॉल से बात करनी है। ये सुनते ही चारू के तो पसीने छूट गए। मम्मी, मैं कैसे? नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। एक काम कर, बुआ के रूम में चली जा, वहीं से बात कर लेना, बुआ रहेंगी तेरे सामने। नहीं मम्मा, प्लीज़, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप आ जाओ ना। बेकार में घबरा रही है, बड़ी बहनें ही तो हैं वो। अच्छा, एक काम करती हूँ, रोली और अक्षत को भेजती हूँ तेरे पास। कार में बैठा अक्षत लैपटॉप में लगा पड़ा था कि उसका फ़ोन रिंग हुआ। हेलो, हेलो अक्षत बेटा, कहाँ हो तुम लोग? उधर से मामी जी पूछती हैं। मामी जी, हम लोग घर के लिए निकल पड़े हैं। बात करते करते कार से उतरकर यह सोचते हुए कि कितनी देर कर दी रोली ने, अभी तक नहीं आई। अक्षत उसे बुलाने चल देता है। बेटा, तुम लोग जल्दी से घर पहुंच जाओ, विकास की बहनों को चारू से बात करनी है, वो बहुत नर्वस हो रही है। अच्छा, ज़रा मेरी रोली से बात करवाना। ओके मामी जी, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करके रोली से बात करवाता हूँ। कहते हुए अक्षत रोली के घर की डोरबेल बजाता है। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही अंदर रो रही रोली एकदम से चुप होकर आंसू पोंछकर जल्दी से कुछ सामान बैग में लेती है और बैग लेकर बाहर आ जाती है। नज़र झुकाए झुकाए ही वह दरवाज़ा लॉक करके कार की तरफ चल देती है। उसने अक्षत से भले ही छुपाना चाहा, लेकिन गालों पर आंसुओं के निशान और भीगी सी पलकों ने रोने की गवाही दे दी थी। और अक्षत शायद देर होने के लिए उसे कुछ कहता, पर ना कह पाया। कार में बैठकर उसने मामी जी को फ़ोन लगाकर रोली को देते हुए कहा, मामी जी को तुमसे कुछ बात करनी है। रोली ने आधे सेकंड को उसकी तरफ नज़र उठाकर एकदम से फेर ली, लेकिन उस आधे सेकंड में रोली की रोने से लाल हुई आंखें देख अक्षत को अपने दिल में एक अनजाने दर्द का एहसास हो आया। मामी जी ने कॉल उठा ली थी। रोली बेटा, घर जाकर चारू का हल्का सा मेकअप करके तैयार करवा देना। विकास जी की बहनें उससे बात करने वाली हैं, वो काफ़ी नर्वस है, तो ज़रा उसे संभाल लेना। जी मामी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूँगी, रोली ने शांत स्वर में जवाब दिया। घर पहुंचकर रोली अपने कमरे में जल्दी से फ्रेश होकर अपना चेहरा ठीक करके चारू के पास जाती है और उसे हल्का मेकअप करवा के तैयार कर उसी के पास बैठ जाती है। अक्षत वीडियो कॉल में रेनू, श्वेता और विकास को कनेक्ट करता है। रेनू के साथ उसके पति वैभव और श्वेता के साथ उसके पति जतिन भी कॉल में आ जाते हैं। अक्षत और विकास रेनू, वैभव, श्वेता और जतिन को विश करते हैं। हेलो दीदी, हेलो जीजू, हेलो अक्षत, हाय विकास, वैभव। और भाई अक्षत, तुमने तो ज़बरदस्त सरप्राइज़ दे डाला, हमें हवा भी नहीं लगने दी यार, और तुम दुल्हन भी ले आए। रेनू, क्यों अक्षत, बहनों को नेक न देना पड़े इसलिए चुपचाप शादी कर ली। अक्षत, नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। श्वेता, अरे दी, हम इसे ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे। जतिन, साले साहब, हमारी सलाह से तो रूबरू करा दीजिए। जतिन की बात सुन अक्षर रोली को सामने कर साइड हो गया। फिर विकास रोली से सबका परिचय कराता है। रोली चारों को हाथ जोड़कर हल्की सी स्माइल के साथ नमस्ते कहती है। वैभव नमस्ते का जवाब देते हुए, भाई अक्षत, अब सब समझ में आ गया, इतनी खूबसूरत दुल्हन ढूंढी है तो जरा भी रिस्क ना लेते हुए झटपट शादी कर ली। क्यों? वैभव की इस बात पर रोली ने शर्माकर निगाहें झुका ली। अक्षत, वो जीजू, जतिन उसकी बात बीच में ही काट कर बोला। अक्षत, जोरदार पार्टी बनती है भाई। श्वेता, हमें नेक भी जोरदार चाहिए। इस बात पर अक्षत की बजाय रोली ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर दीदी, हक है आपका। वैभव बोला, हम तो जी खाने पीने के शौकीन हैं, हमें नेक बेक नहीं, सलेज के हाथ का खाना खाना है। बिल्कुल जीजा जी, आप जो भी हुक्म करेंगे बनाकर खिलाऊंगी। फिर विकास की ओर देखते हुए, जिसकी निगाहें उनकी बातों के दौरान चारू को तलाश रही थी। पहले आपकी किसी से मुलाकात करवा दें, कहकर रोली ने चारू को कैमरे के सामने कर दिया और खुद एक तरफ हट गई। इस सहज बातचीत के कारण चारू की नर्वसनेस काफ़ी हद तक कम हो गई थी। सबके सामने आते ही उसने
हल्के से मुस्कुराकर सभी को नमस्ते किया। रेनू और श्वेता उससे उसकी पढ़ाई और हॉबीज के बारे में नॉर्मल बातचीत करने लगी। चारू भी जल्दी ही उनके साथ सहज हो गई थी। लेकिन लेकिन विकास उसे अपलक ताक रहा था। चारू को जैसे ही आभास हुआ, उसकी नज़र विकास की तरफ चली गई। जैसे ही दोनों की नज़रें टकराई, वो एकदम से घबरा गई और उसने एक तरफ बैठी रोली का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी स्थिति भांपकर रोली को हल्की सी हंसी आ गई। वो हंसते हुए ही विकास से बोली, विकास भैया, अपनी निगाहों को जरा हद में रखिएगा। पहले तो उन्होंने किसी की भूख खत्म कर दी थी, अब कहीं नींदें भी ना चुरा लें। रोली की बात पर विकास सकपका गया। जतिन मुस्कुराते हुए बोला, साले साहब, खाली देख ही रहे हैं, कुछ बात करना चाहें तो कर सकते हैं। हम सब लोग हट जाते हैं। रेनू ने भी चारू से कहा, तुम्हें कुछ पूछना हो चारू तो पूछ सकती हो। दीदी, हम क्या पूछेंगे, हमें अपने बड़ों पर विश्वास है। फूफा जी, पापा और अक्षत भैया हमारे लिए अच्छा ही देखेंगे। अब अक्षत विकास से बोला, तुझे कुछ पूछना है तो पूछ ले, बाद में मत कहना कि मुझे मौका नहीं दिया। विकास कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले ही चारू खड़े होकर अटकते अटकते अक्षत से बोली, भैया हमें जाना है। अक्षत ने हैरान होकर उसे देखा, फिर सबसे पूछा, दीदी, जीजू अब इसे जाने दें क्या? रेनू विकास की ओर देखते हुए बोली, हाँ अक्षत, हम लोगों की बात तो हो ही गई है। चलो, ओके बाय चारू, फिर मिलते हैं। जी, नमस्ते दीदी। नमस्ते जीजा जी। हाथ जोड़कर सबसे नमस्ते करते हुए चारू वहां से भाग छूटी। शर्म के मारे विकास का सामना करने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। विकास उसकी इस हरकत को आंखें फाड़े देखता रह गया। उसके जाते ही सब विकास की खिंचाई में लग गए। श्वेता हंसते हुए, तूने क्या किया है विकास? उसने ना तो तुझसे बात की, ना ही तुझे बाय बोला। विकास उतरा हुआ चेहरा लिए हुए बोला, मुझे क्या पता दी। कहते हुए विकास मोबाइल टेबल पर टिका सिर झुकाकर बैठ गया। जतिन अक्षत की तरफ आंख मारते हुए बोला, अक्षत, तेरी कजिन ने ना हमारे लड़के को तो भाव ही नहीं दिया, लगता है उसे पसंद नहीं आया। वैभव मुंह सिकोड़कर बोला, मुझे लगता है मम्मी से मना कर देते हैं, बात नहीं जमी। क्या बोलते हो सब लोग? रेनू, श्वेता और जतिन एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, सही बात है। श्वेता सिर झुकाए हुए विकास को देख मजे लेते हुए बोली, वैसे भी मुझे कुछ खास नहीं लगी। श्वेता की बात पर विकास एकदम से सिर उठाकर चेहरे पर परेशानी के भाव लिए हुए झटके से बोला, क्यों, अच्छी तो है। विकास के बोलते ही सभी ने घूर कर उसे देखा, फिर एक दूसरे को देख जोर से हंस पड़े। रेनू विकास की ओर एक बहुएं उठाकर बोली, खाली अच्छी, बुद्धू लड़के, बहुत ही प्यारी है वो। श्वेता अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर, बिल्कुल इनोसेंट डॉल जैसी है, हम तो इसे ही अपनी भाभी बनाएंगे। क्या ख्याल है विकास? दोनों बहनों की बात सुन विकास के चेहरे पर छाई परेशानी एकदम से फुर हो गई और वह बिना कुछ बोले हाथों को बालों पर फेरते हुए हल्का मुस्कुरा दिया। अक्षत मुस्कुराते हुए, ठीक है दीदी, आप आंटी को बता दीजिए, माँ सब आपके जवाब का इंतजार कर रहे होंगे। फिर सबने एक दूसरे को गुड नाइट बोल वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रोली ने जल्दी से जाकर ममता को और दादी को खुशखबरी बता दी। फिर वह भागकर चारू के पास जाने लगी। दादी बोलती रह गईं, संभाल कर, धीरे से बेटा। अक्षर हॉल में आ रहा था। रोली की एक्टिविटी देख हाथ बांधे रास्ते में ही खड़ा हो गया। मैं मन ही मन सोच रहा था, क्या लड़की है, घंटे भर पहले इतनी दुखी थी, रो रो कर आंखें लाल कर ली थी, अब थोड़े समय में ही अपना दुख बुलाकर चारू की शादी तय होने पर खुशी से नाची फिर रही है। अक्षत को इस तरह खड़ा देख रोली का ध्यान भटका और उसके पैर साड़ी की प्लेट में उलझ गए। वो गिरने ही वाली थी कि अक्षत ने जल्दी से आकर उसकी बांह थामकर उसे गिरने से बचा लिया। पागल हो क्या, जो इधर उधर भागी फिर रही हो? साड़ी संभाली नहीं जा रही है, अभी गिरती। मैं नहीं पकड़ता तो। रोली अक्षत से अपनी बांह छुड़ाते हुए, अपना एहसान अपने पास रखिए, अगली बार गिरूं तो मत पकड़ना। वैसे भी आपकी काली नजर लगी मुझे, इसलिए गिरती। इसी वजह से ही जुकाम भी हुआ और मुझे कड़वी मेडिसिन खानी पड़ी। आंखें तरेर कर अक्षत को देखते हुए रोली चारू के पास चली गई। अक्षत भी सिर झटकते हुए ममता के पास चला गया। थोड़ी देर में ब्रजेश जी, मामा जी और मामी जी भी घर वापस आ गए थे। सगाई की तारीख एक हफ्ते बाद की तय हुई थी।
मामा जी और मामी जी अगले दिन दोपहर तक वापस घर लौटने वाले थे। सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अक्षत फ्रेश होकर बाथरूम से निकला ही था कि शेखर का फोन आ गया। शेखर से बात करते हुए वह बाहर बालकनी में निकल गया। इतनी देर में रोली ने साड़ी बदलकर टी शर्ट और कैपरी पहन ली और फ्रेश होकर बेड पर पैर फैलाकर ब्लैंकेट मुंह तक ओढ़कर लेट गई। अक्षत रूम में आया तो रोली को बेड पर देख भुनभुनाया, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? रोली ब्लैंकेट से मुंह निकालकर सोफे की ओर इशारा करके, आप उधर सो जाइए। मजाक समझा है? मैं उस हाइट के साथ अपनी ओर इशारा करके सोफे में एडजस्ट हो पाऊंगा क्या? उसमें परेशानी की क्या बात है, पैर सिकोड़ कर सो जाइए। रोली की बात सुनकर अक्षत गुस्सा होते हुए बोला, कल ये सोफा ही कमरे से हटवा दूंगा। फिर एकदम से तेवर बदलकर मुस्कुराते हुए, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेड पर एक ही ब्लैंकेट में तुम्हारे साथ सोने में। अक्षत की बात सुनकर रोली ब्लैंकेट एक तरफ फेंक बहुत ही फुर्ती से उछलकर बेड के नीचे जाकर खड़ी हो गई और अक्षत को उंगली दिखाते हुए बोली, हिम्मत भी मत करिएगा वरना। अक्षत एक भौं चढ़ाते हुए बोला, वरना क्या? पति हूँ तुम्हारा, अधिकार है मेरा। और रोली की तरफ बढ़ने लगा। उसके एक कदम बढ़ाते ही रोली ने अपनी उंगली नीचे की, फिर मासूम चेहरा बनाकर धीमी आवाज में, प्लीज प्लीज आगे मत आइए। ठीक है, फिर मैं ही सोफे पर सो जाती हूँ। अच्छा, एक डील करते हैं, आप एसी का रिमोट मुझे दे दीजिए। ये कहते हुए पिंक टी शर्ट और कैपरी में रोली बहुत ही क्यूट लग रही थी। कुछ पलों के लिए तो अक्षत की नज़र उस पर ठहर गई, फिर अपनी नज़रें उससे हटाकर रिमोट उसे देते हुए बोला, वैसे डील करने की कंडीशन में तो नहीं हो तुम, लेकिन चलो। और उसकी कलाई पर इशारा करके, ये चूड़ियों की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, मुझे चैन से सोना है। ठीक है, कह तेजी से गर्दन हिलाकर रोली सोफे पर चली गई। अक्षत ने ब्लैंकेट भी उठाकर सोफे पर फेंक दिया। दोनों अपनी अपनी जगह लेटे थे कि रोली का मोबाइल रिंग हुआ। अननोन नंबर से कॉल थी। रोली ने काट दिया, लेकिन फिर दोबारा से मोबाइल रिंग हुआ। इस बार रोली ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो भाभी, प्लीज़ अक्षत को मत पता लगने दीजिएगा कि मैंने कॉल किया है। आप चुपचाप बाहर बालकनी में निकल आइए। रोली जल्दी से बालकनी में आती है। पहले बताइए भैया, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अंकित से लिया था। आपकी हेल्प चाहिए भाभी। मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? वो मुझे चारू से मिलना है। ओह, तो यह बात तो आप अक्षय जी को फ़ोन करके कहिए ना। समझिए ना भाभी, वो चारू का भाई है। इस मैटर में मुझे उसके साथ दोस्ती वाली नहीं, साले वाली फीलिंग्स आ रही है। आप ही बताइए, सगाई से पहले ही साले से कैसे कहूँ कि मुझे तेरी बहन से मिलना है? रोलिए सुनकर हंस पड़ी। तो अंकित से कह देते। अंकित से बोला था तो वो बोला, मेरे बस का नहीं इस सब के लिए चारू को हैंडल करना, इसलिए उसने आपका नंबर दिया कि आप ही कुछ जुगाड़ लगवा सकती हैं। हाँ, कुछ सोचना पड़ेगा भैया। जल्दी सोचिए भाभी, कल दोपहर तक वो निकल जाएंगे। मेरी अभी तक एक बार भी उससे बात नहीं हुई है। रोली सोचकर बोलती है, ठीक है भैया, कल सुबह 7 बजे मैं उसे महादेव के मंदिर लेकर आती हूँ। वहीं आप उससे मिल लेना। विकास गहरी सांस लेते हुए, ओके भाभी, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। रोली की बात सुनकर विकास खुश हो गया था। बात खत्म करके रोली अंदर आई, तब तक अक्षर सो चुका था। वह भी जाकर कल की प्लानिंग करते हुए सो गई। सुबह जल्दी उठकर रोली तैयार होकर घर के मंदिर में पूजा करने के बाद दादी से बोली, दादी मैं महादेव के मंदिर में दिया जलाऊं? हाँ हाँ, चली जा बेटा, अक्षत को ले जाना साथ में। दादी वो जिम्मे है, उन्हें तैयार होने में समय लगेगा। मामी जी की तरफ देखकर, मैं चारू को ले जाती हूँ। मामी जी ने कहा, ठीक है बेटा, ले जा, पर जल्दी आ जाना, हमें जाने की तैयारी करनी है। डोली ने झटपट चारू को तैयार करवाया और दोनों महादेव के मंदिर के लिए निकल गईं। मंदिर के बाहर ही विकास अपनी कार से टिककर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। रोली ने अपनी कार उसकी साइड में ही पार्क कर दी। विकास को देख चारू का दिल धड़क उठा। वह रोली से पूछ बैठी, भाभी ये यहाँ कैसे? आपसे मिलने ही आए हैं मैडम। मतलब विकास भैया समझा देंगे। अब तक विकास ने आकर चारू का दरवाजा खोल दिया। दोनों कार से बाहर आ गईं। रोली विकास से बोली, आप लोग बात कर लीजिए भैया,
आधे घंटे का समय है आपके पास। तब तक मैं उधर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर थोड़ा पढ़ लेती हूँ। आपके दोस्त की वजह से पहले ही मेरी पढ़ाई की बाट लगी हुई है। कहते हुए रोली उन दोनों को छोड़कर सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। चारू झिझक रही थी, लेकिन रोली के जाने के बाद विकास के कहने पर उसे मंदिर के पास वाले गार्डन में जाना पड़ा। वहां पड़ी एक बेंच पर विकास वहां टिकाकर आराम से बैठ गया। चारू सिर झुकाए खड़ी रही। कुछ मिनट तक वो उसे ऐसे ही देखता रहा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो ऐसे ही तुम्हें देखते देखते नहीं थकूंगा, पर तुम खड़े खड़े थक जाओगी। फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए, यार तुम तो 70 की हीरोइन की तरह शर्मा रही हो। आजकल ऐसे कौन शर्माता है। चारू उसके हाथों की छुअन से सिहर गई। वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मत करो कोशिश, नहीं छुड़ा पाओगी। वो तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा तो ठंड भी नहीं है। हमारी शादी होने वाली है। मेरे साथ कंफर्टेबल फील करो ना। अच्छा मेरी तरफ देखो। चारू ने नजर उठाकर देखा तो उसकी नसीली आंखों में उलझ गई। विकास ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मैं पसंद हूँ तुम्हें? चारू ने नजर झुकाकर गर्दन हिलाते हुए हामी भरी। ऐसे नहीं, मेरी आंखों में देखकर कहो। चारू ने वापस उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, मुझसे शादी करने के लिए दिल से तैयार हो। मेरी आंखों में देखकर ही जवाब देना। चारू ने शर्मीली मुस्कान के साथ हल्के से बोला, हाँ तैयार हूँ। उसके जवाब पर मुस्कुराते हुए विकास ने ओके कहा और बड़े अधिकार से चारू के सीलिंग बैग से मोबाइल निकालकर उसका थंब इम्प्रेशन लेकर और मोबाइल अनलॉक किया। उससे अपने नंबर पर रिंग किया। अपना नंबर उसमें सेव करके अपना थंब इम्प्रेशन सेट कर दिया। फिर अपने मोबाइल में चारू का थंब इम्प्रेशन सेट करवाया और उसका नंबर जान लिखकर सेव किया। अब से हर रात को सोने से पहले मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। तुम अपनी हर प्रॉब्लम, तकलीफ और खुशी सब कुछ मेरे साथ शेयर करोगी। पति पत्नी बनने से पहले हम बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। आप फ़ोन करेंगे और मम्मी पापा को पता चला तो वो क्या सोचेंगे। डोंट वरी, उनकी परमिशन लेकर ही बात करूँगा। फिर अभी मिलने के लिए परमिशन क्यों नहीं ली? चारू के इस सवाल पर विकास ने एक भौंवे उठाकर उसे देखा। फिर हंसते हुए बोला, उसमें तुम्हारी गलती है। उन्होंने कल ही परमिशन दी थी तुमसे बात करने की, लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की, इसलिए मुझे ऐसे बुलाना पड़ा। तभी रोली की आवाज़ आई, भैया, अगर आप लोगों की बातें हो गई हों तो थोड़ा गौरी महादेव के आशीर्वाद भी ले लीजिए। 2 मिनट और भाभी, कहकर विकास ने अपनी पेंट की पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और खोलते हुए चारू के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। फिर बिना कुछ कहे चारू की आंखों में आंखें डालकर भौहें उचकाते हुए इशारों में ही प्रपोज किया। चारू ने उसकी आंखों में देखते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। विकास ने बॉक्स में रखी एक खूबसूरत सी डायमंड रिंग निकाल कर चारू को पहना दी। रोली ने उसके पास आकर दोनों को कांग्रेचुलेसन बोलते हुए चारू को हक कर लिया। फिर तीनों ने मंदिर में जाकर पूजा करके भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदिर से निकलकर विकास रोली और चारू को छोड़ने उनकी कार तक आया। रोली ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। जैसे ही चारू बैठने लगी, विकास ने आहिस्ता से उसके गाल पर किस कर दिया और बोला, अगली बार मैं मिलूं तब तक मेरा यह एहसास तुम्हारे साथ रहेगा। विकास की हरकत से चारू के गालों का रंग सुर्ख हो उठा। दोनों अपने ही एहसासों में गुम थे। रोली के टोकने पर, अब चलें भैया। विकास का ध्यान चारू से हटा। हड़बड़ाते हुए वह रोली से बोला, हाँ बाय भाभी, चलिए आप लोग। रास्ते में चारू चिंतित होते हुए बोली, भाभी, मम्मी मेरे हाथ में ये रिंग देखकर सवाल करेंगी तो क्या बताऊंगी? रोली मुस्कुराते हुए बोली, बता देना, विकास भैया से सगाई तक रुकने का सब्र नहीं हुआ। चारू खींचते हुए, भाभी प्लीज, मैं तो शर्म से डूब ही मरूंगी। मुझे लगता है यह रिंग निकाल कर रख देनी चाहिए। नहीं चारू, विकास भैया ने इतने प्यार से रिंग तुम्हें पहनाई है और दोनों ने महादेव का आशीर्वाद भी ले लिया है। मत निकालो यार, तुमने कोई गलती थोड़ी की है। अच्छा चलो, मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। जब वो दोनों घर पहुंची, नाश्ते का समय हो गया था। चारू का डर रोली के समझाने के बावजूद उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। चारू को हिम्मत देने के लिए रोली ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। अक्षर तैयार होकर नीचे ही आ रहा था। दोनों को देखकर मन में सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों सुबह सुबह कहाँ से आ रही हैं? चारू का चेहरा भी घबराया घबराया सा लग रहा था।
रोली चारू को डाइनिंग टेबल पर ही ले गई। दादी ने पूछा, बेटा देर हो गई तुम दोनों को? हाँ दादी, मंदिर में काफ़ी भीड़ थी तो महादेव के दर्शन देर से हो पाए। फिर चारू की तरफ देखते हुए, अच्छा चारू, तुम भी नाश्ता करने बैठो, तुम्हें फिर पैकिंग भी करनी है, कहकर वह चारू को बिठाकर मीरा के साथ मिलकर सबको नाश्ता सर्व करने लगी। अक्षत की नज़रें चारू पर टिकी थी। वह उसकी स्थिति भांपने की कोशिश कर रहा था। चारू अपनी रिंग को छुपाने का प्रयत्न करते हुए नाश्ता कर रही थी और अक्षत की नज़रों को महसूस करते हुए अंदर ही अंदर घबरा भी रही थी। चारू बेटा, जरा पानी की बोतल देना, ब्रजेश जी ने चारू से कहा। पानी की बोतल चारू के पास ही रखी थी। हड़बड़ी में वह बोतल उठाकर देने लगी। तभी मामी जी को उसकी उंगली में चमकती हुई रिंग दिखाई दे गई। चारू, ये रिंग कैसी है बेटा? वो मम्मी, चारू के पसीने छूट गए। अब वो इतनी बिंदास तो नहीं थी कि आसानी से सच कह पाती। तभी रोली, जो सबके लिए चाय ला रही थी, ने कहा, मामी जी, ये मेरी रिंग है। कल दीदी लोगों से बात करने से पहले तैयार करते समय मैंने ही दी थी चारू को पहनने के लिए। मेरी उंगली में थोड़ी टाइट भी हो रही थी। जब विकास भैया एंगेजमेंट रिंग पहनाएंगे तब ये मुझे रिटर्न कर देगी। रोली ने अपनी वाक्पटुता से चारू को धर्म संकट से निकाल लिया। अंकित सब समझ गया। उसने रोली से इशारे में पूछा। रोली ने भी आंखों के इशारे से पलकें झपकाकर उसे हाँ में जवाब दिया। अब तक अक्षत की नज़र चारू से हटकर अंकित और रोली पर आ ठहरी थी। उसने जल्दी से नाश्ता फिनिश किया और मीरा से रोली को रूम में भेजने के लिए कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। मीरा शरारत से मुस्कुराते हुए, भाभी, बड़े भैया जी आपको रूम में बुला रहे हैं। शायद ऑफिस जाने से पहले आपको गुड बाय किस। ही। रोली उसके सिर पर हल्के से चपत लगाकर, पागल है तू, कुछ भी बोलती है। रोली रूम में जैसे ही पहुंचती है, अक्षत रूम का दरवाज़ा बंद करके उसका हाथ पीछे की तरफ मोड़कर दीवार से लगाकर गुस्से में पर दबी आवाज़ से कहता है, क्या चल रहा है ये? कहाँ गई थी तुम चारू को लेकर? रोली को भी अक्षत की इस हरकत पर गुस्सा आ जाता है। वह हल्के से चिल्ला उठती है, ओह, पहले मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है मुझे। तुम पहले मेरे सवालों का जवाब दो। मंदिर गए थे तुम दोनों? सच सच बताओ। सच्ची में? दादी और मामी जी को भी पता है। वेट, मैं आपको क्यों बता रही हूँ? बताना पड़ेगा, इस परिवार का हिस्सा हो अब तुम। कुछ भी करोगी तो उसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए, समझी? कहते उसका हाथ और कस के दबा देता है। अक्षत की आवाज़ सुनकर रोली के हाथ के साथ दिल में भी दर्द की एक लहर दौड़ गई। मन में, सिर्फ परिवार का हिस्सा कह रहे हो, एक बार पत्नी कहते, कसम से आगे से अपना हर कदम आपको बताकर उठाती, लेकिन ऊपर से जिद से भरे स्वर में बोलती है, अगर बिना तकलीफ दिए तमीज के साथ पूछते ना तो आपको खुशी खुशी सब बता देती, लेकिन अब तो दर से कराते हुए आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। अक्षत रोली की इस बात पर चिढ़कर गुस्से से उसका हाथ झटक कर छोड़ देता है। ठीक है, मत बताओ, मैं चारू से भी पूछ सकता हूँ। अक्षत की बात सुनकर रोली जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, एक मिनट रुकिए, मैं सब बताती हूँ। अब चारू से पूछकर उसे एम्ब्रेसिंग फील मत करवाइए। अक्षत अपना हाथ छुड़ाकर प्रश्नवाचक मुद्रा में एक भौं उठाकर उसे देखता है। रोली उसे यूं देखकर हिचकते हुए कहती है, वो मंदिर में विकास भैया ने चारू को मिलने के लिए बुलाया था और उसे रिंग भी पहनाई थी। अक्षत की आंखों में देख आंखों से ही मनाने की कोशिश ही करती हुई, लेकिन प्लीज प्लीज, आप उनके रिश्ते की प्यार भरी मीठी सी शुरुआत को अपने गुस्से की नज़र मत लगाना। रोली की बात सुनकर अक्षत का गुस्सा कुछ पल को शांत हुआ, लेकिन कुछ पलों के बाद वह रोली को अजीब सी हिकारत भरी नज़रों से देखते हुए बोला, बहुत चालाक हो तुम रोली मित्तल। पहले तो मेरे परिवार को अपने बस में कर लिया, अब मेरे दोस्त पर भी अपना जादू चलाने की कोशिश कर रही हो। आज पहली बार हुआ है कि विकास ने मुझसे कुछ छिपाया है। अंकित को भी सब पता था ना, है ना? वैसे मैं ही नहीं जानता था। अक्षत को बहुत बुरा लगा था, जो कि स्वाभाविक भी था, पर रोली की कोई गलती न होते हुए भी पता नहीं क्यों वह रोली को ही इसके लिए जिम्मेदार मान बैठा। पहले तो वह मामा मामी के वापस आने तक रुकने वाला था, लेकिन रोली पर गुस्सा आने के कारण वह मामा मामी चारू तरु से मिलकर जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में भी पूरे दिन उसका मूड खराब ही रहा।
ऑफिस टाइम ख़त्म होते होते शेखर का फ़ोन आ गया। हेलो अक्षत, आज विकास ट्रीट दे रहा है होटल पैराडाइज में। शादी तय होने की खुशी में जल्दी से बाहर आ जा, साथ में चलते हैं। शेखर और विकास फाइनेंस कंपनी में पार्टनर थे और उनका ऑफिस अग्रवाल इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के बाजू में ही था। तुम दोनों जाओ, मेरा मूड नहीं है। अरे यार, एक साथ बैठेंगे, सब मूड ठीक हो जाएगा। गुस्से के कारण अक्षत का घर जाने का भी मूड नहीं हो रहा था, तो उनके साथ ही जाने को तैयार हो गया। ठीक है, निकलो तुम लोग, मैं आता हूँ। होटल पहुंचने के बाद भी वह उखड़ा हुआ सा ही था और विस्की के लगातार 4 पैक पी गया। विकास ने उससे गिलास छीनते हुए पूछा, ये क्या कर रहा है तू? लगता है तुझे खुशी नहीं हो रही है चारू की शादी मेरे साथ तय होने में। मैं खुश नहीं होता तो शादी की बात ही आगे नहीं बढ़ने देता, लेकिन अफसोस, तूने तो मुझे कुछ समझा ही नहीं। कल की आई वो लड़की, वो रोली मित्तल, तेरे लिए मुझसे ज्यादा हो गई। कितने दिन हुए तुझे उससे मिले जो मेरे बजाय उससे अपनी बातें शेयर करने लगा? शेखर अक्षत की बात सुन हैरानी से कभी अक्षत और कभी विकास का चेहरा देखने लगा। उसे पूरा किस्सा नहीं पता था। विकास को अक्षत की नाराजगी तुरंत ही समझ में आ गई। वह उसे समझाते हुए बोला, देख, तू ना गलत समझ रहा है। मेरी हिम्मत नहीं हुई तुझसे कहने की यार। चारू तेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है और तुझे तो पता ही है कितनी शर्मीली है वो। तेरे साथ आने में कंफर्ट फील नहीं करती। मैंने अंकित से बात की थी, उसे भी ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने भाभी की हेल्प ली। और एक बात बता, क्या वो लड़की कर रहा है भाभी के लिए? अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं तूने उसके साथ। पत्नी है वो तेरी। पत्नी? माई फोन। अपनी उंगली विकास और शेखर की तरफ पॉइंट करते हुए, तुम दोनों को मुझसे दोस्ती रखनी है ना, तो इस मैटर में अब कुछ मत बोलना। मुझे ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर घर पर मामा मामी और चारू तरु के जाने के बाद रोली ने आज दिन में पढ़ाई की। शाम को अनीस और बंस की पढ़ाई में भी हेल्प की। वीणा के साथ मिलकर ममता को एक्सरसाइज करवाई। संध्या आरती भी रोली ने जिद करके ममता से ही करवाई, जिससे उसके बोलने की स्पीड बढ़े और हाथों की भी कसरत हो। अब तक ब्रजेश जी भी ऑफिस से आ गए थे। डिनर का समय हो चला था। सभी डाइनिंग टेबल पर आ गए थे, लेकिन अक्षत अभी तक घर नहीं आया था। रोली अक्षत के इंतजार में उन लोगों के साथ डिनर करने नहीं बैठ रही थी। सावित्री देवी ने रोली से कहा, तू भी खाने बैठ जा बेटा, अक्षत बाद में आकर खा लेगा। दादी, आप लोग खाइए, मैं अक्षत जी का वेट कर लेती हूँ। वो आ जाएंगे तो उनके साथ ही खा लूंगी। सावित्री देवी तब अंकित से कहती है, अंकित, अक्षत को फोन लगाना जरा। कहाँ रह गया ये लड़का? अक्षत विकास और शेखर से अपनी बात कह ही रहा था कि उसका फोन रिंग हुआ। हेलो भाई, कितनी देर में आ रहे हैं? हम लोग डिनर के लिए वेट कर रहे थे आपका। तुम लोग खाओ, मैं विकास और शेखर के साथ बाहर का रहा हूँ। फोन स्पीकर पर था। ब्रजेश जी ने जैसे ये सुना, अंकित से फोन अपने हाथ में लेकर थोड़ा तेज आवाज में कहा, अगर तुम्हें बाहर खाना था तो घर पर फोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। अब तुम अकेले नहीं हो। रोली तुम्हारे इंतजार में बिना मतलब ही भूखी बैठी रहती है। आगे से इस बात का ध्यान रखना। ओके पापा। ऊपर से तो अक्षत ने शांत आवाज में जवाब दे दिया, लेकिन ब्रजेश जी के बोलने से अंदर ही अंदर उसके दिल में बेवजह ही रोली के प्रति आक्रोश जन्म लेने लगा। उस आक्रोश के चलते ही अक्षत विकास और शेखर को रोकने के बावजूद शराब की ओर पैक चढ़ाने लगा। उसकी हालत देख विकास और शेखर जल्दी से डिनर निपटाया और घर के लिए निकल पड़े। कार में बैठने के बाद रास्ते में अक्षत ने एक बार आज फिर तान्या को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका मोबाइल फिर से स्विच ऑफ जा रहा था। गुस्से से मोबाइल को कार की सीट पर पटक कर बुनबुनाया, डैम, तान्या कहाँ हो तुम? और फिर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। जब तक अक्षत घर पहुंचा, सभी लोग अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। रोली अक्षत के इंतजार में जागी हुई थी और बेड पर बैठकर बुक पढ़ रही थी। लड़खड़ाते कदमों से अक्षत ने कमरे में प्रवेश किया। उसके साथ शराब की महक भी कमरे में फैल गई। रोली उसको ऐसे देख एकदम से खड़ी हो गई। अक्षत ने अपना कोट बेड पर फेंका और कसकर उसकी दोनों बाहें पकड़ते हुए कहा, मेरे इंतजार में जाग रही हो अभी तक? उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रोली को दर्द महसूस होने लगा। शराब की स्मेल से बचने के लिए उसने मुंह फेर लिया। अरे रे, मुझसे मुंह फेर रही हो? तुम तो मेरे इंतजार में खाना भी नहीं खा रही थी। चिल्लाते हुए, क्यों? मैंने कहा तुमसे, सिर्फ इस परिवार का हिस्सा बनाया तुम्हें, अपनी जिंदगी का नहीं।
समझी तुम? मेरे परिवार और दोस्तों को अपने बस में कर लिया, अब मुझे भी कंट्रोल करना चाहती हो। इस तरह की हरकतें करके मुझे कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करना। अक्षत पर नशा हावी हो चुका था। अक्षत पर नशा हावी हो चला था। चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज़ धीमी होती गई और रोली की बाहों पर भी उसकी पकड़ ढीली हो गई और वो आंखें खुली रखने की कोशिश करते हुए भी बेड पर ढह गया। अक्षत की बातों को सुनकर रोली की आंखें भर आई थीं। कुछ देर स्तब्ध सी खड़ी वह उसे देखती रही, फिर एक गहरी सांस भरकर आगे बढ़ी और नशे में सोए अक्षत के जूते मोजे उतारकर एक तरफा रखे। उसके बेड से लटके हुए पैरों को उठाकर बेड पर रखकर चादर उड़ा दी। सिर के नीचे तकिया लगाते हुए रोली की नज़र अक्षत के चेहरे पर आ टिकी। गोरा रंग, सेट की हुई बियर्ड, तीखी नाक, घनी पलकों से घिरी आंखें, चेहरे पर सोते हुए भी एक बेचैनी सी छाई हुई थी। नींद में कितने मासूम दिखते हो आप, पर कितने परेशान लग रहे हो। मम्मा कहती थी कि सोते समय इंसान के दिल का अक्स उसके चेहरे पर दिखता है। क्यों मुझ पर इतना गुस्सा करते हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि आपकी परेशानी की वजह बन जाऊं। मुझसे रिश्ता तो आपने ही जोड़ा था। मैंने बस आपके जोड़े रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और ऑटोमेटिकली आपके सारे रिश्ते मेरे हो गए। मैं उन्हें दिल से निभाने की कोशिश कर रही हूँ, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्यों मुझे गलत समझ रहे हो? जानते हो आप, भगवान को अक्षत और रोली एक साथ अर्पित किए जाते हैं और रोली के साथ अक्षत उसके रंग में ही रंग जाते हैं। अगर महादेव ने हमें 7 फेरों के रिश्ते में बांधा है, तो मेरा दिल कहता है कि एक ना एक दिन आप भी मेरे रंग में ही रंग जाओगे। आंसुओं से भरी आंखों के साथ रोली के चेहरे पर एक विश्वास से भरी मुस्कान सज उठी थी। अगले दिन सुबह अक्षत की आंखें देर से खुली। रोली उस समय बाथरूम में थी। पानी की बोतल लिए बेड साइड टेबल पर नजर डाली तो देखा ट्रे में कटा हुआ नींबू और साथ में गिलास रखा था। अक्षत बिना किसी भाव के गिलास में पानी लेकर नींबू निचोड़कर बाहर बालकनी में निकल गया। थोड़ी देर में जब वो अंदर आया तो रोली को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रोली स्लीवलेस टॉप और शॉर्ट स्कर्ट पहने थी और डेनिम जैकेट पहनते हुए रूम से बाहर निकल ही रही थी। ए रोली रुको! बोलते बोलते दौड़ते हुए अक्षत ने रोली को हाथ पकड़कर खींचकर अंदर किया और दरवाजा बंद करके बोला, ऐसे कहाँ जा रही हो? रोली ने नपा तुला सा जवाब दिया, कॉलेज। नीचे से ऊपर रोली को देखते हुए, इन कपड़ों में? हाँ तो क्या खराबी है इनमें? मैं तो कई बार यही कपड़े पहन कर जाती हूँ, लेकिन अब नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अब अग्रवाल खानदान की बहू हो तुम। मैं माँ और दादी से पूछ लेती हूँ, अगर वो अलाउ करती हैं तो क्या दिक्कत है? मामा और दादी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, इतने छोटे कपड़ों में तुम रूम से भी बाहर नहीं निकलोगी। रोली समझ गई थी कि अक्षत को इतनी मॉडल ड्रेस में उसका बाहर जाना नहीं पसंद आ रहा है, फिर भी जानबूझकर परेशान होने की एक्टिंग करते हुए, ओह क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम है, तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ गया है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी अक्षत आंखें भींच कर सिर हिलाता है, कोई फालतू बात करे। सारे सर्वेंट हैं घर में, सो चेंज योर ड्रेस राइट नाउ। अक्षत की बात सुनकर रोरली अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठी, लेकिन ऊपर से मासूम और सीरियस सा चेहरा बनाकर कहती है, ओके, आप कहते हैं तो चेंज कर लेती हूँ। अपना सूटकेस खोल, उसमें से प्लाजो सूट, अनारकली ड्रेस, कुर्ती जींस बेड पर रखकर अक्षत से पूछती है, अब बताइए इसमें से क्या पहनो? मुझसे क्यों पूछ रही हो? कुछ भी पहन लो। अरे फिर आपको पसंद नहीं आया तो? अक्षत उसे गुस्से से घूर कर देखता है। रोली तिरछी नजरों से उसे देख जीभ दांतों तले नीचे दबाकर मुस्कुराते हुए प्लाजो सूट लेकर बाथरूम में भाग जाती है। शाम को अक्षत दादी को फोन करके बता देता है कि मैं देर से आऊँगा, आप लोग खाना खा लेना। रोली अक्षत को डिनर पैक करके ड्राइवर के हाथ भिजवा देती है। साथ ही ये कहलवा देती है कि दादी ने भिजवाया है और टाइम से खाने को बोला है। 12 बजे तक अक्षर घर पहुंचता है। रोली को भी तब तक नींद नहीं आई होती है, लेकिन सोने का बहाना किए पड़ी रहती है। अक्षत की फिक्र में अभी तक जागी हुई है, यह जताकर वह उसका मूड नहीं खराब करना चाहती थी। ऐसे ही 4 दिन निकल जाते हैं। विकास और चारू की सगाई को 2 दिन रह गए थे। सुबह नाश्ते के समय ममता अक्षत से कहती हैं, बेटा रोली को सगाई में पहनने के लिए नए कपड़े और गहने दिलवा ला। सावित्री देवी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहती हैं, हाँ बेटा, नई बहू के पास पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने होने चाहिए। जल्दीबाजी में शादी हुई थी
तब तो हम इसे कुछ नहीं दिलवा पाए थे। मेरे पास टाइम नहीं है दादी, यह रितिका के साथ में जाकर ले लेगी। आप जाना चाहो तो आप भी चली जाना। कहते हुए अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर रोली को पकड़ाने लगता है। रोली क्रेडिट कार्ड तो नहीं पकड़ती, बल्कि यह कह बैठती है, पेमेंट तो हम भी। रोली की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अक्षत गुस्से से उसे घूरने लगता है। अक्षत की गुस्से से भरी आंखें देख घबराकर मुंह बंद कर जल्दी से उसके हाथ से क्रेडिट कार्ड ले लेती है। दादी घुटनों के दर्द के कारण रोली के साथ जाने से मना कर देती हैं, तो वह शाम को रितिका को आने को बोल देती है। फिर वो विकास को फ़ोन लगाती है। हेलो भैया, सगाई के लिए आपकी शॉपिंग हो गई? भाभी, टाइम नहीं मिल पाया, आज शाम को सेंट्रल मॉल से करूँगा। तो मेरी एक हेल्प करेंगे? हाँ हाँ बोलिए भाभी, अपने दोस्त को भी ले आइएगा। मेरे लिए तो उनके पास टाइम नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ मैं उन्हें अपनी पसंद का कुछ दिलवा दूँ। विकास हंसता है। हाँ हाँ समझ गया भाभी, आपके पतिदेव शाम को आपके साथ होंगे, आई प्रॉमिस। ओके, मिलते हैं शाम को। शाम को विकास सगाई की ड्रेस सेलेक्ट करवाने के लिए अक्षत की मना करने के बाद भी अपने साथ जबरदस्ती ले गया। शेखर उनके साथ ही था। कामनी जी भी चारू को लिए शगुन की साड़ियाँ लेने के लिए आ गई थी। मॉल में एंटर करते ही उन लोगों को रोली और रितिका मिल गई। विकास ने अक्षत के सामने अनजान होते हुए सो किया। अरे रोली भाभी, आप यहाँ? हाँ भैया, माँ ने शॉपिंग के लिए भेजा था, वो ड्रेसेस और ज्वेलरी वगैरह लेना है। अक्षत को देखते हुए रोली ने जवाब दिया। अक्षत रोली से निगाहें चुरा रहा था, क्योंकि सुबह ही तो उसने टाइम ना होने का बहाना बनाया था और अब वो यहाँ आ गया था। रोली ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, फिर कामनी के पैर छूकर उनके हालचाल पूछे। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? कामनी रोली के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बोली, खुश रहे बेटा, अच्छा हुआ तू मिल गई। चारू के लिए साड़ी सिलेक्ट करने में हेल्प हो जाएगी। एक काम करते हैं, पहले विकास के कपड़े सिलेक्ट करवा लेते हैं, फिर लेडीज सेक्शन में चलेंगे। ठीक है आंटी, कहकर रोली और रितिका भी उनके साथ ही चल दी। सब मिलकर विकास के लिए ट्रेडिशनल वियर देख रहे थे। रोली थोड़ी देर के लिए वहां से हटकर टैक्सीडो सूट के सेक्शन में चली गई और अक्षत के लिए एक वाइन कलर का टैक्सीडो सूट सिलेक्ट कर लिया और ट्रायल के लिए अलग रखवा गई। अक्षत विकास के कपड़े देखने में बिजी था। रोली ने इशारे से शेखर को एक साइड बुलाया, फिर धीमे से बोली, भैया, मैंने अक्षत जी के लिए एक सूट निकाल कर उधर काउंटर पर रखवाया है, आप एक बार उसका ट्रायल उनसे करवा दीजिए, मेरा नाम मत लीजिएगा। ओके भाभी, कहते हुए शेखर ने थंब दिखाकर इशारा किया। विकास के ड्रेसेस फाइनल होने के बाद शेखर बोला, चल अक्षत, हम लोग भी अपने लिए कुछ ले लेते हैं। अक्षत ने ना नुकर की, फिर भी शेखर उसे ले गया। काउंटर पर रखा सूट लेकर बोला, अक्षत, एक बार ये सूट पहन कर तो देख जरा, तुझ पर अच्छा लगेगा ये कलर। कहते कहते जबरदस्ती उसे ट्रायल रूम में धकेल दिया। अक्षत उसकी जबरदस्ती पर मुंह चढ़ाते हुए गर्दन नामे हिलाकर बोला, पागल है तू, मैंने आज तक कभी ऐसे कलर पहने हैं क्या? फिर ट्रायल रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। सूट पहनकर वह मुस्कुराने लगा। वह हमेशा ब्लैक और ब्लू पहनता था, कभी ये सेट ट्राई नहीं किया था। आज पहली बार ट्राई किया और पहनते ही उसे पसंद आ गया। वह बाहर आया तो रोली, जो बाहर से उधर ही देख रही थी, मुस्कुरा उठी। सूट की फिटिंग परफेक्ट थी और अक्षत पर जच रहा था। उसने चुपके से शेखर को डंड का इशारा किया। अक्षत का सूट फाइनल होने के बाद शेखर ने भी अपने लिए सूट सिलेक्ट कर लिया। कामनी जी ने सबको अब लेडीज सेक्शन की तरफ आने को कहा। अक्षत बोला, आंटी, अब हम लोग चलते हैं, लेडीज शॉपिंग आप रितिका और रोली कर लीजिए। नहीं बेटा, चारू की साड़ियों के कलर तो विकास को ही सिलेक्ट करने हैं और तू भी रोली की हेल्प कर। शॉपिंग के बाद इकट्ठा ही चलेंगे सब, कहकर कामनी जी साड़ियाँ देखने लगी। अक्षत रोली के साथ ना जाकर शेखर के साथ पीछे सोफे पर बैठ गया और दोनों अपनी अपनी मोबाइल में लग गए। कामनी जी ने रोली से कहा, जब तक हम कुछ साड़ियाँ छांट लेते हैं, तू अपने लिए ड्रेस देख ले। जी आंटी, कहकर रोली और रितिका लहंगा और गाउन देखने लगी। रोली बीच बीच में मुड़कर अक्षत की तरफ देख रही थी। यह नोटिस करते हुए रितिका ने पूछा, बुलाऊं क्या जीजू को? रोली मुंह बनाते हुए, नहीं रहने दे, वो नहीं आएंगे। एक बात कहूँ, अगर वो अकड़ दिखा रहे हैं ना, तो तू भी उन्हें अकड़ से ही हैंडल कर, वरना सारी जिंदगी इनके चढ़े हुए मिजाज ही झेलती रहेगी। तू रहने दे, तेरी सलाह पर चली तो। बात अधूरी छोड़कर रोली गहरी सांस लेती है। फिर एक लहंगा और उसका ब्लाउज देख
उसकी आंखें शरारत से चमक उठती हैं। आजा, चल इसका ट्रायल लेती हूँ। रितिका हैरानी से उसे देखती है, फिर साथ में चल देती है। उधर शेखर भी रोली को बीच बीच में अक्षत की तरफ देखते हुए देख रहा था। रोली को ट्रायल रूम में जाते देख वो तेजी से रितिका के पास आता है। जरा मेरे साथ बाहर आएंगी? रितिका मुंह बनाते हुए, क्यों? वो क्या है ना, मेरी कजिन को कुछ हेल्थ इशू है, उसे आपसे कुछ पूछना था, प्लीज 2 मिनट बात कर लीजिए। शेखर ने रिक्वेस्ट की तो रितिका उसके साथ चल दी, पर अविश्वास से उसे देखती जा रही थी। बाहर आकर वह बोली, चलिए बात कराइए। शेखर मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ बात नहीं करानी, आप ना कबाब में हड्डी बन रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ अलग कबाब पका लूं। शेखर की बात सुन रितिका चिढ़ जाती है और वापस अंदर जाने लगती है। शेखर हाथ पकड़कर उसे अंदर जाने से रोकता है तो रितिका को गुस्सा आ जाता है। वह चिल्लाती है, हाउ डेयर यू, लीव माई हैंड। शेखर अनसुना करके उसका हाथ पकड़े हुए ही उसे अपने साथ ले जाने के लिए खींचता है। वहां खड़ा गार्ड और 4-5 लोग जो ये देख रहे थे उनके पास आ जाते हैं। गार्ड शेखर के हाथ से रितिका का हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाता है, ए मिस्टर, क्यों मैडम को परेशान कर रहे हो? छोड़ो उनका हाथ। शेखर उसे घूरकर शांति से ही बोलता है, वाईफाई है मेरी, बहुत झगड़ालू है, लड़ झगड़ कर छोटे से बच्चे को घर में नौकर के पास अकेला छोड़कर आ गई है। वो मासूम माँ के लिए रोए जा रहा है। रितिका उसके झूठ पर भड़क उठती है, हाँ, सरासर झूठ बोल रहे हैं ये, शादी नहीं हुई मेरी, और ये बच्चा कहाँ से आ गया? गार्ड और बाकी लोग उन्हें हैरानी से सवाल भरी नजरों से देखने लगते हैं। शेखर अपना मोबाइल गार्ड को देते हुए कहता है, आपको विश्वास नहीं तो आप मेरे मम्मी पापा से फ़ोन करके पूछ लो। अरे अरे, बल्कि अपने सास ससुर का नंबर ही लगा कर दे देता हूँ, उनसे ही उनकी बेटी के बारे में पूछ लेना। और मोबाइल में एक नंबर लगाकर कॉल करने लगता है। अब तो सबको शेखर पर विश्वास हो जाता है और वहाँ से चले जाते हैं। गार्ड जाते जाते कहता है, साहब मैडम को जल्दी घर लेकर जाइए, बच्चा रो रो कर हलकान हो रहा होगा। रितिका को बहुत ही तेज गुस्सा आता है। वो पूरी ताकत से शेखर के पैर पर अपनी हील से मारती है। शेखर दर्द के मारे उसका हाथ छोड़ देता है। रितिका जाने लगती है तो शेखर तुरंत ही संभल कर उसकी कमर में बांह फंसाकर झटके से अपनी ओर खींच लेता है। दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए थे। अपनी कमर पर शेखर के हाथ के स्पर्श से रितिका के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है और उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ पलों के लिए एक दूसरे की नज़दीकी से दोनों की ही धड़कनें तेज हो गईं। तभी शेखर उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि मुझे किसी से बदला लेना था। रितिका एकदम से आंखें खोल उसे घूरती है। अपने ये गुस्से वाले तेवर छोड़कर अपनी सहेली की लव लाइफ बनाने में मेरी मदद करो, समझी? कहते हुए शेखर झटके से उसको छोड़ देता है। उधर हमारे एरोगेंट अग्रवाल अपनी मोबाइल में मेल चेक कर रहे थे और रोली ने लहंगा ब्लाउज पहन लिया था और ट्रायल रूम से झांक कर रितिका को देख रही थी, लेकिन रितिका उसे वहां पास में कहीं दिखाई नहीं दी। तो उसने एक सेल्स गर्ल को कामनी जी और विकास की तरफ रितिका को बुलाने के लिए भेजा। मैडम, वो ट्रायल रूम में मैम अपनी फ्रेंड को बुला रही हैं। उन लोगों को रितिका उधर दिखाई नहीं देती। तो विकास अक्षत की तरफ इशारा करके कहता है, वो उन मैडम के हस्बैंड हैं, आप उन्हें ले जाइए। सेल्स गर्ल अक्षत को आकर बोलती है। अक्षत थोड़ा हैरान सा होता है पर उसके साथ चल देता है। अक्षत को देख रोली ट्रायल रूम से थोड़ा बाहर आ गई। वो उस लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। वहां पर मौजूद सेल्स गर्ल और सेल्समैन उसे प्रशंसा के भाव से देख रहे थे। अक्षत भी उसे देखता रह गया, लेकिन तभी उसकी नज़र ट्रायल रूम में लगे मिरर में गई। उसमें उसे रोली की गोरी चिकनी पीठ दिखाई दी जो बैकलेस ब्लाउज में साफ नजर आ रही थी। अक्षत जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और सबकी नजरों से बचाते हुए खुद से कवर कर उसे वापस ट्रायल रूम की तरफ पुश करते हुए सख्त आवाज में बोला, गो बैक एंड स्टे देयर, इडियट लड़की, ढंग से कपड़े भी चूज करने नहीं आते। मैं कुछ लेकर आता हूँ। रोली अंदर ही अंदर हंस पड़ी क्योंकि वो जानती थी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अक्षत ने बिना देर लगाए वाइन कलर का लहंगा जिसका ब्लाउज बोट नेक और कोहनी तक आस्तीन वाला था पसंद किया और रोली को ले जाकर ट्रायल करने को दिया। रोली उसे पहनकर बाहर आई तो वो बेहद सुंदर लग रही थी। अक्षत ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसको पैक करने को बोल उसका पेमेंट कर दिया। रोली अब कामनी जी के पास आ गई
वो अब तक विकास के साथ मिलकर चारू के लिए साड़ियां छांट चुकी थी। एक बार रोली को दिखाकर उसकी भी सहमति ले ली और उन्हें पैक करवा लिया। इसके बाद वो लोग ज्वेलरी सेक्शन में पहुंच गए। कामनी जी ने चारू के लिए रिंग और गहने लिए। अक्षत ने रोली को उसके लहंगे से मैचिंग का एक गोल्ड सेट दिलवाया। इस बीच उसके पास शेखर का फोन आ गया था। रितिका जी का एक इमरजेंसी केस आ गया है, मैं उन्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा, तुम लोग निकल जाना। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।